जैसा कि दोस्तों इसके पहले मैंने आपको एनालिटिकल स्कूल में जस्ट जो जेरमी बेंथम है उसके फिलॉसफी को मैंने आपको बताया था और उसके एनालिटिकल स्कूल के जो विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में बताया था। और उसमें बताया था कि जो इसमें दो स्कूल्स थे, दो विचार मतलब दो शाखाओं में बटा है एनालिटिकल स्कूल। तो इसमें जॉन ऑस्टिन और जेरमी बेंथम है। तो जेरमी बेंथम के बारे में और इसके स्कूल के बारे में मैंने बताया। अब हम बताते हैं दोस्तों जो जॉन ऑस्टिन है उनके प्रिंसिपल के बारे में, क्योंकि जॉन ऑस्टिन जो है बेंथम के शिष्य थे और अपना ध्यान संप्रभु के समादेश या जो उनका निश्चयात्मक या विषयात्मक विधि का सिद्धांत है उसकी तरफ उनका ध्यान केंद्रित सेंट्रलाइज किए थे। तो उन्होंने इम्परेटिव या एनालिटिकल जो पॉजिटिविज्म है उस पर ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है और जो विधि है संप्रभु के आदेशों का एक ऐसा समूह होता है जिसे किसी स्वतंत्र राजनयिक समाज में जो प्रजा के व्यवहार के निर्धारण हेतु निर्मित किया जाता है। और ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा को और स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि विधि ऐसे नियमों का संकलन है, मीन्स लॉ जो है कलेक्शन ऑफ द रूल्स है, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रभुता के अधीन रहने वाले किसी अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों के मार्गदर्शन मतलब डायरेक्शन के लिए क्या करता है, उसको निर्मित करता है। तो जॉन ऑस्टिन द्वारा जो निश्चयात्मक विधि की खोज को निम्न श्रेणियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाता है। तो अगर हम उसको स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो इसमें एक चार्ट है जिसको मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस चार्ट के माध्यम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जॉन ऑस्टिन की जो फिलॉसफी है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे उसको समझाने का प्रयास करते हैं विधि के संदर्भ में। तो विधि को उन्होंने दो पार्ट में बांटा है। पहला कहते हैं कि उचित कहे जाने वाले विधि मतलब लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। दूसरा उन्होंने बनाया है अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि। अब उन्होंने उसको भी कहा कि लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, मतलब दो विधि हो गया। विधि को तो दो भागों में बांट दिया, मतलब लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। अब उन्होंने क्या किया कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड को टू पार्ट में डिवाइड किया। पहला किया उन्होंने लॉ ऑफ गॉड जिसे हम दैवी विधि कहते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा ह्यूमन लॉ मतलब मानवीय विधि। फिर उसको मानवीय विधि को भी उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले को उन्होंने कहा कि पॉजिटिव लॉ और दूसरे को कहा कस्टमरी लॉ। ठीक, तो जो पॉजिटिव लॉ है उसको कहते हैं वे कि इस विधि को राजनीतिक प्रवर द्वारा जारी किया जाता है, और जो कस्टमरी लॉ है उसके बारे में वो कहते हैं कि मानवकृत ये मानवीय इच्छा के द्वारा मानव के द्वारा ये निर्मित विधि हैं जो कि राजनीतिक प्रवर द्वारा या विधिक अधिकार के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि इसको केवल ऐसे कस्टम के रूप में मान लिया जाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम आगे आते हैं। जो जॉन ऑस्टिन है उन्होंने अपनी जो कमांड ऑफ सॉवरेन थियरी है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया है और कैसे समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें देख सकते हैं आप, सबसे पहले है सॉवरेन। तो ऑस्टिन की जो सॉवरेन थियरी है इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से सॉवरेन पावर, मतलब ऑस्टिन ने कहा कि जो संप्रभु शक्ति है सॉवरेन पावर होता है। कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है, अतः प्रश्न उठता है संप्रभुता किसे कहें, मतलब सॉवरेनिटी किसे कहें, तो सॉवरेन कौन है। तो वो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं संप्रभु एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का ऐसा समूह है। कौन है, एक पर्सन है। अब एज ए पर्सन है या क्या है, ग्रुप ऑफ द पर्सन है। ठीक, जिसकी आज्ञा का पालन लोग आदतन राजनीतिक समाज करता है। मतलब एक ऐसा पर्सन है या कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ द पर्सन है जिसकी आज्ञा का पालन राजनीतिक समाज केवल हैबिचुअली रूप से करता है, हैबिट के रूप में करता है, और जो स्वयं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की आज्ञा का पालन नहीं करता। मतलब कहते हैं ऑस्टिन कहते हैं कि जो सॉवरेन है वो सॉवरेन पर्सन जो है वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, बल्कि उसकी आज्ञाओं का पालन राजनीतिक समाज के जो लोग हैं वे आदतन करते हैं, हैबिचुअली करते हैं। उन्होंने संप्रभुता की शक्ति को भी दो लक्षण बताया कि
पहला जो लक्षण होता है संप्रभु, वह शक्ति होती है, वह सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जिस पर किसी अन्य बाह्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ये जो संप्रभु शक्ति है, जो सॉवरेन पावर है, उसको कैसा होना चाहिए, इसे ऐसा भी होना चाहिए जिसके आदेशों की प्रजा स्वेच्छा से अनुपालन करने की इच्छुक हो। ऑस्टिन ने इसको और आगे बढ़ाते हुए इस संप्रभुता के संदर्भ में कहा कि जो आपका सॉवरेन होता है उसमें 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसकी, जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिविजुअलिटी मतलब अविभाज्यता होती है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि असीमितता, मतलब जो लिमिटेशन होता है एक इलिमिटेड, ठीक, इलिमिटेबिलिटी, ठीक। तीसरा उन्होंने कहा एसेंशियलिटी, मतलब अपरिहार्यता, मतलब लोग उसके आदेशों का अपने आप ही पालन करने लगे, उनकी जो पावर हैं वो असीमित हों, उससे कोई इलिमिटेबिलिटी, मतलब कि उसके पावर जो लिमिट है उसकी होनी ही नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए, इंडिविजुअलिटी, मतलब कि उसको डिवाइड भी नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने पावर को, सॉवरेन पावर को डिफाइन किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कहा, कमांड की बात करते हैं। जो ऑस्टिन है कमांड की बात करते हैं। कमांड में वो कहते हैं कि जो संप्रभुताधारी है, ठीक, उसके समादेश माना है, संप्रभुताधारी को समादेश माना गया है। और ऑस्टिन ने समादेश के बारे में कहा है कि ये राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है, मतलब ये जो सॉवरेन पीपुल है, जो सॉवरेन पावर है, उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। क्या है, उसका एक्सप्रेशन ऑफ द विल है। दिस इज ए एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट, ठीक। तो ऐसी स्थिति में जो प्रजा से किसी कार्य को करने की आकांक्षा करता है, ही इज होप ऑफ द योर स्टेट पीपुल, ठीक। तो अब क्या करता है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति प्रार्थना के रूप में नहीं होती और न ही इसके लिए वो प्रेयर करता है, बल्कि क्या करता है, यह 2 प्रकार से होती है। अब उसको क्या कहते हैं कि इसको 2 पार्ट में बांटने का प्रयास करते हैं कि जो कमांड होता है वो 2 पार्टों में होता है। पहला उसको बताते हैं कि एक तो जनरल कमांड होता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक या पार्टिकुलर कमांड। तो अब उन्होंने जो आपका पार्टिकुलर, जो जनरल कमांड है, जो पूरे समुदाय के लिए होता है, जो जनरल सामान्य समादेश है या है, उसको कहते हैं जनरल कमांड। तो उसको कहते हैं जो पूरे ऑल कम्युनिटी के लिए होता है, समुदाय को कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करता है, मतलब क्या करता है, ओबलाइज करता है, ठीक। कहता है कि वे इस कार्य को करें या न करें, उनको बाध्य करता है, ओबलाइज करता है। और दूसरा क्या है कि सामान्य समादेश कहलाते हैं, और इसे जब तक इसका निरसन न कर दिया जाए तब तक प्रभावी रहता है। इसी सामान्य आदेश को ऑस्टिन महोदय ने निश्चयात्मक विधि कहा है, पॉजिटिव लॉ कहा है। और दूसरा जो है विशिष्ट समादेश, जिसे हम पार्टिकुलर कमांड कहते हैं, जो किसी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, ठीक, विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सभी समय के लिए या सभी व्यक्तियों के प्रति कुछ समय के लिए बनाया जाता है या जारी किया जाता है, इसे हम विशिष्ट समादेश कहते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो है सैंक्शन, क्योंकि मैंने बताया कि सॉवरेन होगा, कमांड होगा, उसका सैंक्शन होगा। तो सैंक्शन के बारे में ऑस्टिन कहते हैं, यहाँ पे अगर आप दिखाई दे रहा होगा तो आप स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पे है सैंक्शन, ठीक। तो सैंक्शन क्या कहते हैं, सैंक्शन के बारे में, शास्त्रीय संप्रभु के आदेशों की अवहेलना के फलस्वरूप दिए जाने वाला पनिशमेंट है, कहते हैं दंड है। अगर कोई कमांड ऑफ सॉवरेन के जो आदेश हैं, जो समादेश हैं, उसका पालन नहीं करेगा तो शास्ति के रूप में उसे दंड दिया जाएगा। इसे स्पष्ट करते हुए ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि संप्रभु के आदेश मात्र ही कानून का रूप धारण नहीं कर लेते जब तक कि उसके पीछे शास्ति नहीं होगी, जब तक कि उसके पीछे दंड नहीं होगा। अतः शास्ति को हम उत्पीड़न का एक तरीका कह सकते हैं, जिसे विधि की अवधारणा का तार्किक अंग माना जाता है। विधि में यही वह तत्व है जो लोगों को विधि का पालन करने के लिए बाध्य करता है।
जैसा कि दोस्तों अगर हम मोरल रूप से अगर किसी को कहें कि आप ये कार्य कर दीजिए तो वो नहीं करेगा, बट उसको कहें कि अगर ये आप कार्य नहीं करते हैं तो आपको ये पनिश दिया जाएगा। जैसे अगर कोई कर्मचारी है, ठीक, अगर उसे कह दिया जाए कि आपको 10 बजे आना है कॉलेज और 10 से 4 रहना है, और अब क्या किया गया, उसको कोई मतलब ये कह दिया गया कि 10 से 4 कॉलेज आना है। अब वो क्या कर रहा है, 10 से ना आकर के 10:15 आ रहा है, 10:20 आ रहा है, 4 बजे से पहले 35 पे चला जा रहा है, 30, ठीक, 33 पे चला जा रहा है। तो ये क्या है, अगर उसमें कह दिया जाए कि हम उसमें अगर 10 तक नहीं आएगा तो उसकी जितने मिनट कम आएगा उतने रुपए उसके सैलरी से काट लिए जाएंगे, तो वो घबरा जाएगा कि अरे ऐसा कौन सा नियम है, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो इसलिए वो क्या करेगा, उस एक एक मिनट को 10 मिनट पहले ही आकर के थंब कर लेगा कि भला हमारा सैलरी ना कट जाए। तो इस तरह के जब तक आप किसी विधि में सैंक्शन नहीं देंगे, शास्ति नहीं देंगे, तब तक वो सफल नहीं होगी। तो दोस्तों इसके बाद ये वीडियो हमको लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा हो रहा होगा, किंतु अब दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इनकी जो जॉन ऑस्टिन है उसकी आलोचना की गई है और इनका विधि शास्त्र में क्या योगदान है, ठीक, इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें केल्सन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि इस जो एनालिटिकल स्कूल है, जो पॉजिटिव लॉ है, उसकी क्या विशेषताएं ऑस्टिन के द्वारा बताई जाती है। पहला है, प्रत्येक कानून एक प्रकार का समादेश होता है। निश्चयात्मक कानून संप्रभुताधारी के आदेश होते हैं। प्रत्येक विधि आचरण संबंधी क्रम प्रस्तुत करती है। चौथा है, राज्य की भौतिक शक्ति संप्रभु द्वारा प्रवर्तित विधि की पृष्ठभूमि में निहित होती है, जिसके अनुसार समादेश को न मानने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता। अब इसकी आलोचना जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ऐतिहासिक जो तथ्यों से समर्थित नहीं है, आदि मानव से नियंत्रित होता है, ठीक, आदि मानव समाज से रूढ़ी एवं प्रथाओं के बारे में कहा गया, नियंत्रित होता। आज भी अनेक रूढ़ियाँ और प्रथाएं विधि को बल देती, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो से पहले आपको बताने का प्रयास किया था कि विधि के स्रोत में प्रथाएं और महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इनकी रक्षा करना उचित है। और इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को विध्यात्मक विधि कहकर ऑस्टिन महोदय ने उसे विधि शास्त्र की विषय वस्तु से बहिष्कृत कर दिया है, जो कि अनुचित लगता है। आज अंतर्राष्ट्रीय विधि विश्वव्यापी मान्यता रखती है। और तीसरा, ऑस्टिन की जो निरंकुशता, जो आर्बिट्रेटरीनेस को बढ़ावा देता है, जो संप्रभुता का सिद्धांत है, जो संप्रभु को पावर दिया जा रहा है, वो निरंकुशता को बढ़ावा देगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है विधि शास्त्रियों का। विधि के अनुपालन के लिए शास्ति ही एकमात्र साधन नहीं है। मानवीय विवेक व युक्ति, मानवीय मूल्यों में विश्वास भी, सामाजिक निंदा का भय, लोकमत तथा अनेक कारण भी हैं व्यक्ति विधि को पालन करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार से इनकी आलोचना होती है। जस्टिस ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्रोफेसर ओलिवर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोफेसर ओलिवर क्रीन कहते हैं कि समादेश की अवधारणा आज स्वीकार्य नहीं है। आज शासन किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं होता है। आज लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली फल फूल रही है। शासन का संचालन विभिन्न मानव समूह की संस्थाएं अपनी विधिक मर्यादाओं के अधीन रहते हुए कर रही हैं। अतः समाज के समय संप्रभु की सटीक पहचान करना ही कठिन हो गया है। न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि को भी ऑस्टिन महोदय मान्यता नहीं प्रदान करते, जबकि आज समाज के ऐसे वर्गों के लिए न्यायालय के द्वारा बहुत से पूर्व निर्णय विधि का निर्माण कर रहे हैं और बल रखते हैं। पूर्व निर्णय विधि के स्रोत के रूप में भी विधि शास्त्रियों ने मान लिया है और अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में भी जो न्यायालयों के पूर्व निर्णय हैं उनको स्रोत के रूप में माना जाता है। अब आते हैं ऑस्टिन के योगदान क्या है। ऑस्टिन का योगदान जो है, ऑस्टिन महोदय निर्विवाद रूप से आधुनिक विध्यात्मक विधि के जो चिंतक अगर दूत कहे जाते हैं। उन्होंने विधि के धूमिल स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया है। और प्रोफेसर C.K. एलन ने ठीक ही कहा है कि जस्टिस जॉन ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ के वृक्ष और पॉल्म ट्री हैं। ऑस्टिन महोदय के 2 महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित हैं, जैसा कि उन्होंने 2 चीज़ें दिया। पहला, विधि जैसी कि वह है, लॉ एज इट इज,
और को विधि शास्त्र की एकमात्र विषय वस्तु घोषित किया और विश्लेषणात्मक जो अध्ययन प्रणाली है और औपचारिक विश्लेषण में ही विश्वास व्यक्त करना जरूरी है। और इसके बाद दोस्तों दूसरा जो आपको स्कूल मिलेगा जो हेंस केल्सन का है, प्योर थियरी ऑफ लॉ है, इसे वियना स्कूल भी कहा जाता है। ठीक, तो केल्सन के बारे में हम इसी एनालिटिकल स्कूल के तीसरे वीडियो में हम ज़रूर आपको प्रस्तुत करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने पेशेंस के साथ सुना और इस अध्ययन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों इसके बाद हम देख लेंगे कि केल्सन का जो सिद्धांत है और इसके बाद हम विश्लेषणात्मक जो विचारधारा है उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए अब क्लियर कर देंगे, जो एनालिटिकल स्कूल है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।